आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट रहेगा और इसकी पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दी है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मणिपुर में हिंसा की शुरुआत के 1 वर्ष से ज्यादा बीत चुके हैं और आज भी इसके रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। थोड़े अंतराल के बाद संबंधित संगठनों के बीच बातचीत या समझौते की कोई खबर आती है और कुछ ही दिनों बाद फिर से हिंसा भड़क जाती है। सवाल है कि इतने समय से सरकार किस दिशा में क्या काम कर रही है कि एक छोटे से राज्य में इतने लंबे वक्त से टकराव और हिंसा कायम है। विचित्र हकीकत यह है कि राज्य सरकार आधिकारिक रूप से यह स्वीकार करती है कि हालात अच्छे नहीं है, मगर इसमें सुधार के लिए या तो उसे ठोस पहल करना जरूरी नहीं लगता या फिर उसके पास दूरदर्शिता का घोर अभाव है, वरना राज्य सरकार की तमाम एजेंसियों, केंद्र सरकार के प्रयासों, सेना की दखल के बावजूद आज भी हिंसा का दौर जारी है। लोग बेघर हो रहे हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? विचित्र यह है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को जहां इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि राज्य में लगातार हिंसा को रोक पाने में उनकी सरकार नाकाम रही है, वहां वे राज्य में इस जातीय हिंसा की वजह से हुई तबाही के सिर्फ आंकड़े पेश कर रहे हैं। गौरतलब है कि एक सवाल के जवाब में सोमवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री ने यह बताया कि राज्य में हुई हिंसा में अब तक करीब 60,000 लोग विस्थापित हुए हैं और इस दौरान हुई आगजनी में 11,000 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। यह समझना मुश्किल है कि 1 वर्ष से ज्यादा से जारी हिंसा के पीड़ितों का आंकड़ा पेश करते हुए उन्हें इसका एहसास था या नहीं कि हिंसा को पूरी तरह रोकना उनका दायित्व है, मगर पिछले वर्ष जब एक अदालती निर्देश के तहत मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति वर्ग का दर्जा देने का मसला उठा, तभी जातीय हिंसा शुरू हुई। तब भी उनकी सरकार के पास इसे वहीं थाम लेने की दूरदर्शिता नहीं दिखी और न आज वह कुछ ऐसा ठोस कर पा रही है जिससे राज्य के आम लोग इस आग से बाहर निकल सकें। यह जगजाहिर तथ्य है कि मणिपुर में आज कुकी, जो और मैतेई सहित अलग अलग समुदायों के बीच आत्मविश्वास का स्तर इतना गहरा हो चुका है कि संवाद की गुंजाइश बेहद सिमट या खत्म हो गई है। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कुछ ही दिन पहले राज्य के जिरीबाम जिले में शांति बहाल करने के लिए हमार और मैतेई प्रतिनिधियों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए, मगर सिर्फ 24 घंटे के भीतर वह समझौता टूट गया और इसके साथ ही फिर से हिंसा शुरू हो गई। इस पहले राज्य और केंद्र की सरकारों की ओर से सुरक्षा बलों को उतारने से लेकर शांति समितियां बनाने जैसी
पहलकदमियों की घोषणाएं हो चुकी हैं, मगर यह एक अफसोसनाक हकीकत है कि किसी भी सरकारी कवायद का अब तक कोई सकारात्मक हासिल सामने नहीं दिख रहा है। आज भी वहां हिंसा की वही आग जारी है जो एक नीतिगत अदूरदर्शिता की वजह से भड़की थी। हैरानी की बात यह है कि इस बीच सरकार के रवैये में कोई बहुत ज्यादा फर्क आता नहीं दिख रहा, ताकि नए सिरे से हिंसा थमने या समस्या का कोई हल निकलने की उम्मीद जगे। तबाही के आंकड़े पेश करने के समांतर यह जरूरी है कि इस हालत के लिए अपनी नाकामी को भी स्वीकार किया जाए और कम से कम अब भी राज्य में उलझ चुकी इस जटिल समस्या का हल निकाला जाए। कोचिंग केंद्रों की पारस्परिक स्पर्धा, भ्रामक विज्ञापनों, अनावश्यक जांच परीक्षाओं, मनमानी फीस वसूली, कक्षाओं में जरूरी सुविधाओं का ध्यान न रखने आदि को लेकर काफी समय से सवाल उठते रहे हैं, मगर जब से दिल्ली के एक कोचिंग केंद्र के तलघर में चल रहे पुस्तकालय में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत का मामला सामने आया है, कोचिंग केंद्रों पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और इस संबंध में कड़ी टिप्पणियां की हैं। अदालत ने कहा है कि कोचिंग केंद्र मौत का कुआं बन चुके हैं। ये अभ्यर्थियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब तक उनमें भवन सुरक्षा संबंधी नियमों का समुचित पालन नहीं होता, तब तक इन्हें अपनी कक्षाएं ऑनलाइन चलानी पड़ेंगी। अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी कर पूछा है। इस संबंध में उन्होंने क्या उपाय किए हैं। कोचिंग केंद्रों में मनमानी केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। कोटा के कोचिंग केंद्रों पर भी लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। वहां छात्रों की खुदकुशी को लेकर लगातार विरोध के स्वर उभरते रहे हैं। इस संबंध में केंद्र सरकार ने कुछ नियम कायदे जरूर जारी किए, मगर उसमें विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर कोई भरोसेमंद उपाय नजर नहीं आता। दिल्ली मामले के बाद अब तलघर में कक्षाएं, पुस्तकालय आदि चलाने को लेकर सवाल उठने शुरू हुए तो नगर निगम और पुलिस ने ऐसे कोचिंग केंद्रों पर तालाबंदी जरूर कर दी, मगर कोचिंग केंद्रों की दलील थी कि तलघर के उपयोग को लेकर दिल्ली में कोई स्पष्ट नियम नहीं है। जो नियम है उनमें काफी विरोधाभास है। हर घटना के बाद इस तरह के तर्क और दलीलें दी ही जाती हैं, मगर यह स्पष्ट है कि न केवल कोचिंग केंद्रों बल्कि सरकार और संबंधित महकमों को विद्यार्थियों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। यह स्पष्ट है कि कोचिंग केंद्र एक समांतर शिक्षा व्यवस्था चला रहे हैं, जिसके लिए कोई स्पष्ट कानून और नियम कायदे अभी तक नहीं बने हैं। जब तक इसके लिए कोई नियामक व्यवस्था नहीं बनेगी, तब तक विद्यार्थियों की
सुरक्षा को लेकर कोई भरोसा नहीं पैदा हो सकता। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे डिक्टेशन पाने के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा।